उपनिषद में, तो आपको बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता कि अरे यार बताओ सर ने उपनिषद भी पढ़े थे। नहीं भाई, मैंने नहीं पढ़ा उपनिषद। इट्स माय ऑनेस्टी। मैंने उस चीज को उस ओरिएंटेशन कोर्स में प्रोफेसर राव द्वारा सीखा और मैंने उनको अक्नॉलेज किया, ड्यूली एट्रीब्यूट किया। उससे मेरा कद घट नहीं गया। किसी चीज का श्रेय देने से व्यक्ति बढ़ता है। आपने देखा होगा जो जो बड़े पदों में बैठते हैं वो डिस्क्रेडिट अगर कहीं है, कोई कमी है, तो उसका अपने ऊपर लेते हैं, क्रेडिट हमेशा अपनी टीम को देते हैं, और यही बड़प्पन है। और मैं बड़ा नहीं हो गया, मैं ये मेरी ये हमारे ये कहें कि ये हमारे संस्कार है। जो जिसका है उसको ड्यूली एट्रीब्यूट करना, ड्यूली क्रेडिट देना, ये ऑनेस्टी है, एकेडमिक इंटीग्रिटी है। आस्क फॉर परमिशन फॉर यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ग्राफ। अगर आप किसी से डॉक्यूमेंट को प्रोक्यूर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्राफ को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे परमिशन लीजिए अगर वो कॉपीराइट का है। रेस्पेक्ट कीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, आईपीआर। किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके आइडियाज है, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए अगर उसने ओरिजिनल आइडिया वहां कहीं कोट किया। आपको याद होगा किस्सा कि एक स्पीच में पिछले से पिछले, वो कहें कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, वो फंस गए थे। एक बच्चे ने क्लेम किया कि उसने जो है वो कि बराक ओबामा साहब ने जो है उसकी स्पीच को जो है कॉपी की। तो प्रेसिडेंट को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। तो ये एक बड़ा बहुत ही खतरनाक तरह की स्थिति हो जाती है, जिससे ना उगले बने ना निगले बनेगा। तो बेटर है आप ऑनेस्टी रखें। तो पहला तो उपाय तो यही है, बी ऑनेस्ट टू अवॉइड द प्लेजर्स। फोकस ऑन द टाइम पॉइंट्स, कहां गलतियां हो सकती हैं। एंटिसिपेट द टाइम पॉइंट्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग वेयर द प्लेजरिज्म may remain unknown। होता क्या है, जब शुरुआत करते हैं तो पता नहीं रहता, यहां से कॉपी किया, वहां से लिटरेचर बनाया, और भूल जाते हैं कि कौन सी चीज मैंने कॉपी की थी, कौन सा मैंने खुद लिखा था। ये गलतियां होती हैं। और ये जो गलतियों को सुधारना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो शुरू से ही प्रारंभ होता है, जो कि लिटरेचर रिव्यू से प्रारंभ होता है, प्रॉब्लम डेफिनेशन से प्रारंभ होता है, रिसर्च से। जब आप रिसर्च का आइडिया को जनरेट करते हैं तभी से प्रारंभ हो जाता है। आप उस क्वालिटी को मेंटेन करें। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस तभी होता है जब एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है, हमेशा चलता है, सतत चलता है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या है? सबसे पहली बात, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के, रिलायबल, जो भरोसेमंद सोर्स रिसोर्सेज है लिटरेचर सर्वे के, लिटरेचर रिव्यू के, उन्हीं को जो है रेफर करें आप। हर एक चीज जिसको आप सोर्स को ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखें, उनको अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें लिटरेचर रिव्यू को इस तरह से कि वो फ्यूचर यूज आप कर पाए। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि गुड क्वालिटी जर्नल्स, रिलायबल रिसोर्सेज लिटरेचर में आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा जर्नल अच्छा है, कौन सा बुरा है। अगर आपको यही नहीं पता है तो सॉरी टू से आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं। प्रिडेटरी जर्नल जो केवल मनी के लिए पब्लिश कर रहे हैं, जो पीयर रिव्यू नहीं करते हैं, जो रातों रात एक्सेप्ट कर देते हैं चीजों को, उन जर्नल पे आप क्यों जा रहे हैं। तो हमें जो है उस चीज को नहीं करना। जस्ट मिनट। हेलो। हम्म। हम्म। आप जाइए, अंदर चले जाइए, आपको वहां मैंने बोल रखा है। ठीक है। हाँ, फर्स्ट वन, पहला बाई तरफ। ठीक है। हाँ हाँ, पहला वन। हाँ यस, पूछ लीजिएगा डॉक्टर सेमिल्टी का रेजिडेंस। ठीक। थैंक यू। हाँ सॉरी। सो actually I'm in a transition phase from one residence to another residence for last 3 4 days, so many things are taking place. Sorry to say that I have to attend some urgent calls. Okay, anyway, so good journals, bad journals, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। पता करिए ओरिजिनल रिसोर्सेज के बारे में कि सही चीज क्या है। प्रिडेटरी जर्नल्स जो टॉम डिक एंड हैरी जर्नल्स हैं, जो चुटुर पुटुर जर्नल्स हैं, जो केवल पैसे के लिए छापते हैं, उन पे मत जाइए। कीप रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी सोर्स। डेवलप, आपको आदत डालनी है अच्छी नोट टेकिंग हैबिट की, रिसर्च हैबिट्स की। नोट डाउन एंड रिकॉर्ड ऑल द बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। जो बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस है, रेफरेंस आपने कहीं से कॉपी किया, कहीं से जेरोक्स किया किसी चीज को, तो वो जेरोक्स करते ही उसका रेफरेंस नोट कर लीजिए उसके टॉप पेज में, हाथ से लिखिए।
क्योंकि भविष्य में जब आप जाएंगे तो आपके पास वो किताब नहीं है, आपने कहीं से करा था कॉपी, तो फिर आपको पता रहेगा कि किस किताब का पार्ट है, कौन से एडिशन का पार्ट है, कौन सा पेज नंबर तो उसमें लिखा ही है, बट कम से कम वो चीजें पता रहेंगी आप। नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि फर्स्ट वो हो, मुझे अच्छा होता कि मैंने पहले उसको नोट डाउन किया। ऐसी स्थिति में मत आइए आप बाद में। इसके लिए जरूरी है कि आप नोट टेकिंग हैबिट बनाएं, हमेशा नोट डाउन करें रेफरेंसेस, पेन कागज, उंगलियों को कस दे। टेक डाउन फुल यूआरएल, खासकर जब हम वेबसाइट से रेफरेंस लेते हैं तो यूआरएल उनके कॉपी करके रख लीजिए वर्ड की फाइल में ही, उस लाइन के पास में ही, ब्रैकेट्स में शुरुआत में। डीओआई है, अगर किसी चीज का खाली डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो नोट करके रखिए। बुक के केस में एडिशन को भी स्पेशली नोट कीजिए, क्योंकि एडिशन में के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं। सेकंड एडिशन में और फोर्थ एडिशन में, थर्ड एडिशन में पेज नंबर चेंज होते हैं, कंटेंट चेंज होता है, उस पर गौर कीजिए। क्रिएटिव कॉमन और पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल चीजें हैं उनको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप उसका सोर्स को मेंशन नहीं करेंगे, वहां भी आपको सोर्स को मेंशन करना है। क्रिएटिव कॉमन्स एक तरह का लाइसेंसिंग है, ये लाइसेंसिंग है, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, जो कॉपीराइट का एक अल्टरनेटिव है। कॉपीराइट मींस ऑल राइट रिजर्व, जबकि क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब है सम राइट रिजर्व, मतलब आप रीयूज कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और रीमिक्स कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, 5 Rs होते हैं। पर 6 कंडीशंस उसकी हैं। कोई और वक्ता होगा जो बोलेगा, शायद मैंने पिछली कल भी जिक्र किया होगा इस बात को। तो उन चीजों को आप देख सकते हैं, पर ध्यान रखिए कोई चीज लाइसेंस उसका क्रिएटिव कॉमन्स हो पर नॉन कमर्शियल हो, नॉन डेरिवेटिव हो, कि आप उसे डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, तो वो उनका पालन करना है आपको। कुल मिला के आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सम्मान करना है। अरेंज ऑर्गेनाइज द लिटरेचर फॉर फ्यूचर यूज, आगामी यूज के लिए उनको अरेंज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। अडॉप्ट वे, ये आप पे आप कैसे करते हैं, कोई इसका थंब रूल नहीं है। फाइल को फोल्डर वाइज, सब्जेक्ट वाइज बना लीजिए, या प्लांट वाइज बना लीजिए, या टॉपिक वाइज बना लीजिए, या स्टडी वाइज बना लीजिए, सब फोल्डर्स बनाइए। डायरेक्ट कोड, जो वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हैं कोई चीज और अपने वर्ड जो लिख रहे हैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश कीजिए। चाहे आप कलर कोडिंग कर लीजिए कि भाई इस फला कलर से मैं जो है इसको ले रहा हूँ, डायरेक्ट कोड को ले रहा हूँ जो मैंने डायरेक्ट कॉपी किया है, और फला कलर से मैं ओरिजिनल चीज को लिख रहा हूँ। सैम्बल को यूज कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए जो चीज आप ले रहे हैं, फॉन्ट चेंज कर लीजिए, जिससे कि आप पता अंतर कर सकते हैं डायरेक्ट कोटेशन में और पैराफ्रेज और समरीज के बीच। ये टेक्निक्स हैं बचने की। अब मैं 3 टेक्निक की बात कर रहा हूं, जो आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको उसको विस्तार से बताऊंगा। भी एक छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं इन 3 टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं। पहली टेक्निक है डायरेक्ट कोट, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। मतलब सीधे सीधे एक अंडर कोट डालिए और रेफरेंस दीजिए किसने कहा है। जैसे मैं थॉमस एडिसन का एक स्टेटमेंट लिया, उनका कोट लिया कि एनीथिंग दैट वोंट सेल आई डोंट वांट टू इन्वेंट, इट्स सेल इज प्रूफ ऑफ यूटिलिटी एंड यूटिलिटी इज सक्सेस। ये थॉमस एडिसन ने कहा। तो डायरेक्ट कोट है, मैंने कोट में डाला उसको, ये कॉल ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में उसको डाला, ठीक है, और थॉमस एडिसन उसका जो सोर्स को लिख दिया। ये डायरेक्ट कोट है, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको किया, कोट के अंदर डाला और सोर्स को लिखा। देन paraphrasing is the second technique, in which what you do that इसी सेंटेंस को मैंने लिखा कि एडिसन सेड दैट he doesn't want to invent a thing which doesn't sell because sale is the proof of utility and success। तो मैंने कुछ वर्ड्स को आगे पीछे किया, अपने शब्दों में थोड़ा उसको बोलने की कोशिश करी, और सीधे सीधे ज्यादा अंतर ना करते हुए मैंने उसको एडिशन की बात करी, ठीक है। तो नाउ तीसरा जो वे है, तीसरा वे है कहने का कि समराइजिंग। आप ये भी कह सकते हैं कि सारांश में मीनिंग वही रहे, एक अपने शब्दों में कंप्लीटली आपने कह दिया, उस टेक्निक को बोलते हैं समराइजिंग। द सक्सेसफुल रिसर्च मस्ट बी द नीड बेस्ड वन, यही कहना चाह रहा ना वो, कि नीड बेस्ड होनी चाहिए ना चीजें। अब वो एडिसन ने कहा, ये मैंने डाल दिया, सोर्स यहां भी डालना है, दोनों चीज में रेफरेंसिंग तीनों केस में होनी है, लेकिन स्टाइल अलग अलग है। डायरेक्ट कोट, पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग, दीज आर द 3 टेक्निक्स, हमेशा याद रखें। अब प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए कुछ रामबाण मैं आपको दे रहा हूं। पुट कोटेशन मार्क्स जहां तक संभव हो, रीराइट द टेक्स्ट
फुल्ली व्हेन पैराफ्रेजिंग, जब आप पैराफ्रेज कर रहे हैं तो टेक्स्ट को पूरा लिखें, पूर्णता के साथ लिखें, कोई चीज उसकी छूटनी नहीं चाहिए, मतलब डिटो कॉपी नहीं करना है, आपको रीराइट करना है, रीराइट रीफ्रेज करना है, रीफ्रेम करना है। चेक योर रिटन वर्जन अगेंस्ट द ओरिजिनल वर्जन, ओरिजिनल वर्जन से कंपेयर कीजिए। ओके, फॉर्म योर ओन आइडियाज एंड ओपिनियंस अबाउट डिफरेंट यूजेस। आपको क्या करना है, अपना आइडिया बनाना है अपने शब्दों में, कंपेयर वॉइसेस आइडियाज ऑफ ऑथर्स एंड डिड्यूस योर ओन आइडिया। अपना आइडिया उसको पुट अप कीजिए, मीनिंग वही होना चाहिए, ठीक है, अर्थ वही रहना चाहिए, लेकिन अपने शब्दों में उसको कहना है। इन सारे तत्वों से आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि आपका अपना टेक होना चाहिए, अपनी बात जो है अपने ढंग से आपको रखनी। तो करेक्टिंग प्लेजरिज्म के लिए आपको क्या करना है, प्लेजरिज्म चेकर रन करना है, ये हम बात कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर चाहे अल्टरनेटिव नो ऑथेंटिकेटेड कोई भी जो आपको पसंद हो, फोकस कीजिए फर्स्ट एंड हाई परसेंटेज कॉपिंग, ये मैं बात बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको हाई, जहां पर हाई परसेंटेज कॉपिंग है उसको कॉपी, देन रिड्यूस द परसेंट कॉपिंग फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, तब एक सिंगल सोर्स से जो कॉपी के आपने किया है उसको प्रायोरिटी में आप कॉपी करें, प्रायोरिटी में आप उसको टैकल करेंगे। तो करेक्टिंग प्लेजरिज्म, जस्ट अ मिनट, आई नीड, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं एक सेकंड में जो जरा एक बात करनी है, तब मैं आपके पास आता हूँ, रुकिए जरा 2 सेकंड, रुकिए जस्ट। सॉरी मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, मैं एक्चुअली क्या, मेरा घर जो है, रेजिडेंस मेरा जो है शिफ्ट हो रहा है, तो सो मेनी वर्क्स आर गोइंग ऑन, सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग द कॉल फ्रॉम माय मेंटेनेंस टीम। एनीवे, मैं आपको हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ मैं वापस ले जा रहा हूँ। तो करेक्टिंग प्लेजरिज्म, देखिए रिजल्ट इन डिस्कशन हमेशा आपका कंप्लीटली फ्री होना चाहिए, प्लेजरिज्म कंप्लीटली फ्री होना चाहिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन वगैरह में हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो उस लिमिट में ही होना चाहिए। अब टेक्स्ट या इमेज प्लेजरिज्म, दोनों तरह के प्लेजरिज्म हो सकते हैं। इमेज भी आप कॉपी कर सकते हैं, कोई कर सकता है, तो आपको उसको पता होना चाहिए। तो टेक्स्ट प्लेजरिज्म को रिमूव करने के लिए डायरेक्ट कोटेशन, पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग, these are the 3 टेक्निक्स। ओके, फ्रंट पॉकेट में direct quotation, paraphrasing and summarizing, these are the 3 major techniques. For avoiding image plagiarism, draw yourself the same with different colors, modify and include your ideas, but never copy the result figures. Okay, so you can do like this, and in this way, we can have an idea that yes, just a second. So अब हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि अक्नॉलेज सोर्स जो है मैं बाद में करूंगा, उससे काम नहीं बनने वाला। तो प्लीज साइट द रेफरेंस, एक्सप्लिसिटली आपको क्लियरली साफ शब्दों में आपको सोर्स को अक्नॉलेज करना है। अवॉइडिंग टेक्स्ट प्लेजरिज्म, अगर टेक्स्ट प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है तो पहली टेक्निक डायरेक्ट कोटेशन, जैसा मैंने बताया। ए कोट, कोट क्या होता है, इज ए वर्ड, सेंटेंस और सेंटेंसेस दैट ए राइटर कॉपीज एग्जैक्टली फ्रॉम ए सोर्स। जब हम एग्जैक्टली वर्ड शब्द से किसी को कॉपी कर लेते हैं उसको हम कोट कहते हैं। Copying directly from a source and providing a reference.
सोर्स से कॉपी कीजिए, रेफरेंस प्रोवाइड कर दिए, और वर्बेटम कॉपिंग, और उस कोट में उसको रखना है, अंडर कोट रखना है और रेफरेंस देना है। तो वर्बेटम कॉपिंग ज्यादातर ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह है, तो मैंने टेबलेट की डेफिनेशन देनी है फार्माकोपिया से या लॉज में होता है तो वो चलता है, उनको करना पड़ता है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो चेंज होने नहीं वाली। और कोड तब यूज करना चाहिए आपको जब आप ऑफिशियल लीगल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, जो कि बदली नहीं जा सकती, यूनिक हो, इट कैन नॉट बी पैराफ्रेज, जब आप चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ऑलरेडी क्लियर एंड कंडेंस्ड हो वो चीजें, creating a particular effect, poetry, inspiring quotes, and addressing special context and author's opinion, prestige, aura, इन सारे केसेस में। बट नेवर यूज दी डायरेक्ट कोड, ऐसा नहीं कि सारा के सारा कॉपी करते चला रहे हैं और एक पूरी थीसिस पूरा पेपर कोट ही कोट से भरा पड़ा, वो लटके हुए हैं वहां पर कॉमा था, ऐसा भी नहीं चाहिए, ठीक है। कॉपी वर्बैटम, डायरेक्ट कोड कैसे यूज करना है, विदाउट अल्टरिंग मॉडिफाइंग कर दीजिए, कॉपी कीजिए। और अगर वो 3 लाइन या 39 वर्ड्स का है, उससे कम है, तब तो आप डायरेक्ट उसे कोड के अंदर रखिए और रेफरेंस दीजिए। अगर उससे ज्यादा है तो यूज रेफरेंस, रेफरेंस एज यूजुअल यूज करना है, उनको कॉमा में नहीं डालना है, कोटेशन मार्क के अंदर नहीं डालना है। और इंडेंट द लाइन बाई 5 स्पेसेस, 5 स्पेसेस बोलते हैं एक टैब की, कंप्यूटर की जब एक टैब की दबाते हैं तो 5 स्पेस पे लग जाता है, तो 5 स्पेसेस दाई तरफ हो वो चीज, ठीक है, ताकि पता चले कि ये अलग है नॉर्मल टेक्स्ट। एलिप्सिस, एलिप्सिस क्या वाला है, ये एलिप्सिस है, ये मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द एलिप्सिस, की ब्रैकेट लगाया डैश डैश डैश, मतलब कुछ चीज बहुत सारा लंबा कोड है लेकिन मैं उससे मतलब नहीं रखता तो मैंने उसे हटा देना है, मैंने कोड कर दिया। इट इंडिकेट द ओमिशन ऑफ वर्ड इन बिटवीन कोड्स, तो बिटवीन कोड्स आपको कोई चीज नहीं रखनी है तो आप उसको ऐसे रख सकते हैं, एलिप्सिस में रख सकते हैं, ठीक। स्क्वायर ब्रैकेट्स, अब कोई चीज जैसे प्रोनाउंस है कि ही शी दे दस बिकॉज या कोई ऐसी चीजें हैं प्रोनाउंस के अलावा जो कनेक्शन के लिए जरूरी है लेकिन वो कोड का पार्ट नहीं है, तो आप ब्रैकेट में डाल के उन चीज को ऐड कर सकते हैं। तो ब्रैकेट जो जो बड़ा ब्रैकेट है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट है, वो ये बताता है कि ये चीज आपने ऐड की, ठीक है। तो फॉर क्लैरिफिकेशन ग्रामेटिकल करेक्शन के लिए आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कोड इस तरह से यूज होती है। और ये जो आप कहेंगे 3 लाइन 39 वर्ड, मैंने नहीं कहा, ये एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये मैंने आपको ये बताया, ठीक है। रिटर्न है, आप एपीए गाइडलाइन डालिए, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो वहां मिलेगा। अब है दूसरी टेक्निक, पैराफ्रेजिंग। अपने शब्दों में लिखिए, डू नॉट जस्ट चेंज फ्यू वर्ड्स, केवल एक आध वर्ड चेंज करने से काम नहीं चलता, ओन वॉइस उसमें डालिए, ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ को उसमें डालिए। करेक्ट एंड एक्यूरेट पैराफ्रेजिंग के लिए क्या चीज तत्व है, एट्रीब्यूट द सोर्स, हमेशा सोर्स को एट्रीब्यूट कीजिए। हाईली डेवलप्ड राइटिंग स्किल्स आर नीडेड। चेंज वर्ड्स एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर लीजिए, कोई नहीं, वर्ड चेंज हो लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, कंटेंट का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, कहीं पता चला कोई वर्ड ऐसा चेंज किया और वो कंटेक्चुअल मीनिंग भी होता है कई वर्ड का, क्या क्या कंटेक्चुअल को हिंदी में क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे कंटेक्चुअल की हिंदी में, संदर्भ। जो संदर्भिक का जो अर्थ होता है, वो संदर्भिक जो अर्थ है वो चेंज नहीं हो जाना चाहिए, उस संदर्भ में उस शब्द की जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए। पता चला आपने शब्द चेंज किया तो उसका जो संदर्भ का मीनिंग था वो चेंज हो गया, वैसा काम नहीं करना है। इसीलिए कह रहा हूं कि वो अर्थ जो है उसका सेम होना चाहिए, ठीक है। अब पैराफ्रेजिंग के टूल क्या है, ये 4 टूल है। मॉडिफाई द ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, नाउन को मैंने वर्ब बना दिया, वर्ब को नाउन बना दिया, या नाउन को मैंने जो है या ऑब्जेक्टिव को वर्ब बना दिया, वर्ब को ऑब्जेक्टिव बना दिया। तो जाहिर सी बात है जब मैं ऐसा चेंज करूंगा तो मुझे स्ट्रक्चर की रीफ्रेमिंग, तो जो सेंटेंस की रीफ्रेमिंग तो करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा सेंटेंस, ठीक है। तो मॉडिफाई द ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, ऐसा कर सकते हैं। यूज सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यूज कीजिए, पर्यायवाची यूज कीजिए, लेकिन शब्द का मीनिंग चेंज नहीं हो, उसका कंटेक्चुअल मीनिंग चेंज ना हो जाए, ये अवश्य ध्यान रखना। सिर्फ जो यूज के स्थान पे यूटिलिटी लिख दिया आपने, मेड के स्थान पे जो मेक के स्थान पे बिल्ड लिख दिया, मेड के स्थान पे बिल्ड लिख दिया, ऐसा कर सकते हैं। यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स के लिए मैं आपको बताऊंगा, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट में कुछ सुविधा उपलब्ध है। यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड, ये जैसे मैंने बताया मेक के स्थान पे जो है बिल्ड कर दीजिए, मेड के स्थान पे बिल्ड कर दीजिए, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड यूज कर सकते हैं। चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कैन हैव इट चेंज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वी हैव थिसॉरस, जब आप चाहते हैं किसी वर्ड को राइट क्लिक कीजिए, वर्ड पे जाके राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो सिनोनिम्स आपको मिलेगा,
सिनोनिम्स पे आ जाएंगे, थिसॉरस आपको मिलेगा। तो थिसॉरस आपको लिस्ट देता है उस शब्द के पर्यायवाची की, जिस जो आपको सही लगता है, जो संदर्भ के हिसाब से सही है, उसको चूज कीजिए। ठीक है। अब ये बात एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल इंग्लिश। पैसिव वॉइस का मतलब ऐसा नहीं, कुछ लोग पैसिव वॉइस से ना बड़े फैसिनेटेड रहते हैं पैसिव वॉइस को यूज करने के। अब मैंने लिखा कि द मैन वॉज बिटन बाय द डॉग, मजा आता है मुझे पैसिव वॉइस यूज करने में, लेकिन भैया सीधे सीधे लिख दो ना, द डॉग बिट द मैन, इट्स मोर कंफर्टेबल। तो एक्टिव एंड पैसिव का कोई थंब रूल नहीं है। whatever feels comfortable, whatever is natural, whatever is cohesive and coherent in your language, जो ग्लूनेस बनाए रखता है सेंटेंसेस में, जो आइडियाज के बीच में ग्लूनेस, जो जो जुड़ाव है वो बनाए रखता है, वो वॉइस आपको यूज करनी है। ठीक। तो कोई थंब रूल नहीं है यहाँ पर ध्यान रखें। तीसरी टेक्निक समराइजिंग, सारांश में लेके आना। रिड्यूस द सोर्स टेक्स्ट टू इट्स मेन पॉइंट, मुद्दे की बात करें, मेन पॉइंट की बात करें। दिस अवॉइड्स ओवर यूज ऑफ डायरेक्ट कोड्स, इसके कारण जो है आप डायरेक्ट कोड बार बार यूज नहीं करने की जरूरत नहीं रहती जब आप समराइज करते हैं। एंड पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग बहुत बड़े सेक्शन, कितना पैराफ्रेज करेंगे आप, कितना डायरेक्ट कोड यूज करेंगे, तो इसमें समराइजिंग बहुत हेल्पफुल है। फोकस, इन समराइजिंग द फोकस इज ऑन ओन अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो अपनी समझ है ना, और अपने आइडियाज को अपने वर्ड्स में आप प्रेजेंट करते, वो समराइजिंग टेक्निक है। ये तीनों टेक्निक के बाद एक जो चीज है वो रेफरेंसिंग, जो सब में लागू होती है, हर टेक्निक में रेफरेंसिंग जरूर लगनी है। तो रेफरेंसिंग, प्रॉपर रेफरेंसिंग स्टाइल को चुनिए। एपीए है, एमएलए है, सीएमएस है, ठीक है, कॉमन राइटिंग स्टाइल्स हैं, या फिर आपके इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस बताती है कौन सी राइटिंग में आपको लिखना है, उस स्टाइल को अडॉप्ट कीजिए। पर ये जो स्टाइल है वो सब्जेक्ट एरिया पे डिपेंडेंट भी हो सकती है। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या राइटिंग स्टाइल चाह रहे हैं उसमें, कि भाई कॉमा कहाँ लगेगा, ऑथर नेम कहाँ आता है। रेफरेंस में एक यूनिफॉर्म स्टाइल जो होनी है वो होनी है, तो वो आप देखिए, वो आप पे है। पर ये जो भी है यूनिफॉर्म होना चाहिए। नाउ अवॉइडिंग द इमेज प्लाजरिज्म, ये थोड़ा टिपिकल सी बात है, बट कैसे करेंगे रिजॉल्व? सबसे पहली बात, अपने आप बना लीजिए उस फिगर को, क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्या जरूरत है कॉपी करने की? आज सबके पास फोन है, अपने हाथ से बनाइए, ड्राइंग बनाइए, और उसको जो है अच्छे हाई डेफिनेशन में उसको फोटो खींच लीजिए उसको, और उसको इमेज के फॉर्म में यूज कीजिए। विकिपीडिया, विकीमीडिया और फ्री टू रीयूज रिसोर्सेज है, उनको यूज कीजिए। मैं आपको बताऊंगा अभी अभी क्रोम में ले जाके कि आप किस तरह से जो है फ्री टू रीयूज रिसोर्सेज और इमेजेस को यूज कर सकते हैं। और विकिपीडिया, विकीमीडिया के इमेज को आप आराम से ले सकते हैं, सोर्स को वहां भी आपको क्रेडिट देना चाहिए। यूज द एडवांस गूगल सर्च फिल्टर ऑप्शन फॉर फ्री टू यूज फिगर्स, ये मैं आपको बताऊंगा। तो अवॉइडिंग इमेज प्लेजरिज्म, जब अगर इमेज प्लेजरिज्म को आपने अवॉइड करना है तो मॉडिफाइड एंड इंक्लूड योर आइडिया, अपना खुद का आइडिया उसमें डालिए ना। ओरिजिनल कोई फिगर है उसमें अपना आइडिया क्या हो सकता है आपका, आज अगर नहीं कर सकते तो परमिशन लीजिए भाई रिप्रोड्यूस करने की। अपना भी फिगर है तो आपको रिप्रोड्यूस करने की परमिशन लेनी है, जर्नल से, पब्लिशर से, जिससे भी लेनी है, जिसके पास कॉपीराइट है वो आपको परमिशन लेना है। नेवर कॉपी रिजल्ट फिगर, हमेशा याद रखिए मेरी बात। रिजल्ट के फिगर को कि भाई ये रिजल्ट आया था आपने उठा के कॉपी कर दी थी, सावधानी रखिए, जापानी रिसर्चर ने अपनी जान खो दी थी, ये जो हमने बताया आपको एग्जाम्पल। बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस चीज के, ठीक है। तो बिफोर आई कंक्लूड, मैं जस्ट आपको एक जो है क्रोम में अपने ले जाना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको एक चीज दिखा सकूं। वेयर इज माय क्रोम वर्जन, या दिस माय क्रोम वर्जन, या चलिए, एक खुशखबरी है कि बीच में मेरा एकेडमिक राइटिंग कोर्स जनवरी साइकिल के लिए लॉन्च हो चुका है। मैं शेयर करूंगा चैट बॉक्स में भी आपके साथ, आप लोग जो है जुड़े हमारे साथ, मैं अभी बताऊंगा। फिर एनीवे उससे पहले या ये तो मैं आपको पहले बता रहा था, जैसे मैंने गूगल स्कॉलर डाला, गूगल.com, वैसे बेटर ये है जब भी आप कोई सर्च करते हैं ना, कर दीजिए, स्कॉलरली चीज को ढूंढना है तो गूगल स्कॉलर को सर्च कीजिए, यहाँ आपको जंक्स नहीं मिलेगी। आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? जी सर। क्रोम वर्जन दिख रही है मेरे को? हाँ ठीक है, थैंक यू।
क्रोम में ढूंढिए, आप जो भी चीज ढूंढनी है आपको क्रोम स्कॉलर में ढूंढिए, क्रोम में, गूगल में नहीं, गूगल स्कॉलर में ढूंढिए। जब क्वालिटी चीज चाहिए, वो साहित्यिक चीज चाहिए, एकेडमिक ओरिएंटेड चीज चाहिए, तो यहाँ आपको जंक्स नहीं मिलेगा। जो गूगल जो है दुनिया भर का जंक लगा देता है, जंक जो है मटेरियल, स्पैम मटेरियल आ जाता है, वो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मुझको जो है ऐसा फिगर चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल क्या मैं एग्जाम्पल दूं, स्प्रे ड्राइंग। मैं चाहता हूँ भाई स्प्रे ड्राइंग बच्चों को समझाना है, और स्प्रे ड्राइंग का प्रोसेस मुझे चाहिए, तो मेरे को ये मिल गया। ठीक है, तो ये तो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स आप जो है इमेजेस में, सॉरी, खैर ये आर्टिकल्स के लिए है, इमेजेस के लिए स्कॉलर नहीं होता। स्कॉलरडी तो स्कॉलरडी आर्टिकल देगा। मेरे कहने का मतलब पहली बात ये समझाने की, जब आप क्वालिटी रेफरेंस की बात करते हैं स्कॉलरली में, देखिए स्कॉलर में भी जो है आपको कई सब स्टैंडर्ड जर्नल मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज जो है वो करता है, गूगल जो है हर एक को ट्रेस करता है। तो यहाँ जैसे स्प्रिंजर है, टेलर फ्रांसिस है, ये प्रेस्टिजियस पब्लिशर्स है, एल्सवेयर है, उनके आर्टिकल को रेफर कीजिए आप। ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूँ गूगल में, अगर मुझे इमेज सर्च करना है फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या डाला, स्प्रे ड्राइंग। मैंने स्प्रे ड्राइंग डाला, अब मुझे फिगर तो इमेजेस पे चले जाइए, ऑल इमेजेस बुक्स, ये आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो मुझे खाली इमेज चाहिए, तो मैं इमेज को सर्च कर रहा हूँ। तो ये इमेज, कई इमेज कॉपीराइट मटेरियल वाली हो सकती है। जैसे मैंने इसको देखा, देखिए मैंने मान लिया इसको देखा, तो क्या लिखा है इसमें, इमेजेस में भी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, लर्न मोर। तो आप इसके रेफरेंस में चले जाइए, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सोर्स क्या है, तो आप यहाँ चले जाइए। हमेशा ये ध्यान रखें कि एक बार उसको खोल के देख लें कि कैसा मटेरियल है, सोर्स करने से पहले। अब यहाँ चले जाइए, इस वेबसाइट में है ये स्प्रे ड्राइंग। अब स्प्रे ड्राइंग को अगर ये फिगर आप यूज करना चाहते हैं, तो इस फिगर को यूज करने से पहले इसकी वेबसाइट में जो भी चीज आर्टिकल आपको दिख रहा है, उस आर्टिकल में सबसे पहले नीचे जाके देख ले जाइए कि वो क्या है। ठीक है, पॉर्डन, या ये जो वेबसाइट है ये सीधे सीधे बता रहा है कि भाई ये जो है आर्टिकल जो है आपके कॉपीराइट है। ठीक है, ये कॉपीराइट में आपको वहां पर परमिशन मिल जाती है। मैं आप क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ अपनी फोटो पर, ठीक है, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी कस्टमर, आप कॉपीराइट 2020 देखिए, यानी इनटेक ओपन का ये कॉपीराइट है। आपको यहाँ पर इसको, आपको मटेरियल को पिकअप नहीं कर सकते, ऐसे ही उठा नहीं सकते। अब वापस चलते हैं हम अपने उसमें। अब उपाय क्या है, you go to settings, okay, then you move to the advanced search। अभी एडवांस सर्च में बता रहा है, अभी कई चीजें आप एक्सप्लोर कीजिएगा, आप बहुत सारे इनका लाभ उठा सकते हैं, इनको बोलते हैं बुलियन सर्च ऑपरेटर्स हैं ये। मैं इस पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल अपने मतलब की बात बता रहा हूँ, जो कंटेक्चुअल जो मैं बात कर रहा हूँ, यूजेस राइट्स पे आ जाओ, वो लास्ट चीज पे यहाँ क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस। ये है कमर्शियल एंड अदर लाइसेंसेस। अगर कमर्शियल लाइसेंस, कोई जाहिर सी बात है कमर्शियल चीज तो आप यूज ही नहीं कर सकते, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की बात करते हैं और एडवांस सर्च को क्लिक करते हैं। जो भी आर्टिकल जो आपको दिख रहे हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये है, मान लिया स्प्रे ड्राइंग के बारे में समझाना चाहता हूँ, तो भाई ये आर्टिकल में, क्योंकि ये विकीमीडिया का है, देखिए हमेशा विकीपीडिया विकीमीडिया में ढूंढ लीजिए तो आपको वो मिल जाएगा। तो दिस, पर इसको यूज करते वक्त भी आप इसे अलग खोलिए, और इसका ब्राउजर में, क्योंकि फ्री है, मतलब ओपन है, इसका मतलब ये नहीं आप फ्रीली कर सकें। आपको रेफरेंस में ये यूआरएल कंट्रोल सी कर लीजिए, यूआरएल कॉपी कर लीजिए, ये रेफरेंस में आपको ये रेफरेंस डालना है। ठीक है, अडेप्टेड फ्रॉम, और ये रेफरेंस डालना है वहां पर। ठीक है, तो दिस यू कैन कॉपी, आप डायरेक्टली चाहे तो यहाँ से भी कंट्रोल राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करके वहां उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, गॉट माय पॉइंट। तो आपके पास इनमें से कोई भी फिगर आप ले लीजिए, यहाँ आपको कॉपीराइट का इश्यू नहीं होगा। तो ये अपनी आदत बना लीजिए, कोई भी प्रेजेंटेशन देते हुए, कोई भी चीज करते हुए, कि आप किसी भी कॉपीराइट मटेरियल को ऐसे ही नहीं उठाएंगे। कोई चीज फ्रीली अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कभी भी कर लीजिए भाई। मतलब वो बात होती है कि भाई कोई पर्स गिरा हुआ है तो इसका मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो गई, कि वो फ्रीली गिरा हुआ है तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो गई भाई। समझ गए बात को, मतलब ये मटेरियल सारा वेब में है, पर इसका इट डजंट मीन कि इट इज योर, यू हैव टू। देखिए ये जब हम फिल्टर डाल रहे हैं तो ये बता रहा है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की, ये जो भी फिगर है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के। इट मीन्स we must give due, credit to the intellectual property, okay।
कॉपीराइट सोर्स है, वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है आपको वही फिगर यूज करना है, तो भाई सोर्स में जाइए, वो किस आर्टिकल किसने लिखा है उसको रिक्वेस्ट कीजिए या उसके पब्लिशर को रिक्वेस्ट कीजिए और तब उसको रिप्रोड्यूस कीजिए जब परमिशन आपको मिल जाए रिटर्न में, उससे पहले नहीं, नहीं तो आप प्लेजरिज्म में फंस जाएंगे। ठीक, किसी का भी लोगो यूज ना करें। आई जस्ट गॉट एन ईमेल, आप देख ही रहे हैं तो मैं आपको ईमेल भी दिखाता हूँ अपनी, मे बी, हाँ जी, सुबह मुझे एक ईमेल मिली थी। आप मेरा मेल बॉक्स देख रहे हैं? हम्म, आपको मेल बॉक्स दिख रहा है? हेलो, हाँ जी, यस हाँ सर। हाँ देखिए, यस सर। ये जर्नल है, हाँ जिसने मुझे ठीक है, ओके ओके, इस जर्नल ने मुझे भेजा है कि भैया आप ये पेपर दीजिए, ये जर्नल है, और इसने पबमेड का फोटो चिपका दिया है यहाँ, देखिए पबमेड का इसने ये लोगो यहाँ पर लगा दिया। ये लोगो लगाना नितान जो है इसको खतरे में पड़ जाएगा ये जर्नल। कोई कच्चा आदमी है जिसे पता नहीं है कि क्या ऐसे ही किसी का लोगो नहीं डालते, इसने पबमेड डाल दिया जिसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर डालने का। और पबमेड यूएस की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो गवर्नमेंट का है, यूएस फेडरल गवर्नमेंट का एक पार्ट है, और आप उसका लोगो यूज नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग है तब ही कर सकते हैं, वो भी ये करने के लिए पबमेड, वो भी परमिशन लेनी पड़ती। तो ये कल का परसों का जो भी जर्नल होगा, आई डोंट नो, मैं किसी जर्नल के खिलाफ नहीं हूं, पर ये है कि देन अगेन आई रोट इमीडिएटली, तो ये मैं विजिलेंट हूं, मैंने कहा भी कि मे आई नो why you have used logo of PubMed? Is your journal indexed in PubMed? If yes, then it's great. Otherwise, I want to inform you that it's illegal to use logo of any indexing agency or publisher without permission. Regards. तो मैंने इस प्यारा सा उसको 2 लाइनें लिख दी। ठीक है, तो यानी इसको पता नहीं है कि इसने क्या गलती कर दी है, ये इसको जो है बिहाइंड द बार्स भी ले जा सकता है और शायद लाखों रुपए का पनिशमेंट भी इसको मिल सकता है अगर वो उसको स्यू कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। ये जर्नल जो है प्रीडेटरी जर्नल है, इसने लगा दिया, इसे पता ही नहीं कि पबमेड क्या होता है, पबमेड क्या भला है। पबमेड एक इंडेक्सिंग एजेंसी है बायोमेडिकल्स के स्पेशली फील्ड में, जो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंसेस में रहा है। तो ये मैं बात आपको बताना चाहता था कि देखिए कि इस बंदे को पता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच जाएगा कॉन्सिक्वेंस, ये कॉन्सिक्वेंसेस इसको खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस से झेलने पड़ सकते हैं। तो मैं आपको वापस अपने कुछ लास्ट कुछ स्लाइड्स की तरफ ले जा रहा हूं। तो अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, द सिंगल की, एकमात्र चाबी है जस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदारी रखनी पड़ेगी। गिव क्रेडिट, एट्रीब्यूट, श्रेय दीजिए, रेफरेंस दीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, पर ध्यान दीजिए खाली एक्नॉलेज करने से, मैंने कॉपी करके उठा दिया, पेज पर लिख दिया कि मैंने तो रेफरेंस डाला था, कई लोगों को गलत फहमी है कि रेफरेंस तो मैंने डाला है, मात्र रेफरेंस देना आप प्लेजरिज्म से नहीं बच सकते हैं। कई लोगों की क्वेरी होने वाली है, मुझे पता है, पर जब तक आपने उसे अपने शब्दों में व्यक्त नहीं किया, अगर वो फिगर है आपने परमिशन नहीं ली तो वो प्लेजरिज्म है, रेफरेंस देने के बावजूद भी, क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली, किसने कहा आपको, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, आप तो ना लगा सकते हैं। ये रादर एक बात मैं और आपको बताना चाहूँ, जब हम ऑनलाइन बैठे हुए होते हैं, ऑनलाइन कोई क्लास चल रही है, किसी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ रिटर्न कंसेंट जरूरी होती है पार्टिसिपेंट्स की, चाहे स्टूडेंट भी है, क्योंकि उसका फोटो खींचा जा रहा है तो आप फोटो कहीं भी लगा नहीं सकते। यू मस्ट नीड परमिशन कि हम आपकी फोटो ले रहे हैं और आपको जो है कहीं डिस्प्ले में यूज होगी तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं। तो ये ध्यान रखिए, इन चीजों में ऐसी ही चीजें नहीं चलती है, हर चीज के पीछे कुछ लॉज हैं। प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट करना है। Ask for permission for use of documents, respect intellectual property and other people's idea in academic exchanges। जब academic exchanges की बात होती है तो एकेडमिक राइटिंग कोर्स वापस आ चुका है। आज ही हमने उसको जो है जनवरी साइकिल के लिए लॉन्च किया है। आप swam.gov.in में जाएंगे, यू विल गेट द थिंग। तो थर्ड, ये तो पुराना फ्लायर है, मैं नया फ्लायर लेके आऊंगा। फोर्थ साइकिल हमारी चल रही है, तो हम कवर करेंगे 15 हफ्तों के इस कोर्स में, हम कवर करने जा रहे हैं प्लेजरिज्म कैसे किया जाता है, अवॉइड कैसे किया जाता है, वेरियस काइंड्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग है, लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, रिव्यू पेपर कैसे बनाते हैं, रिसर्च पेपर कैसे बनाते हैं, थीसिस राइटिंग कैसे करते हैं, फील्ड स्टडीज में कैसे पेपर छापते जाते हैं, टीम के साथ कैसे काम किया जाता है, टीम मैनेजमेंट क्या है रिसर्च में,
पब्लिकेशन एथिक्स क्या है, डिजिटल राइटिंग क्या है, ओईआर क्या है, मूव क्या है, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें, कॉन्फ्रेंस के पेपर कैसे लिखे जाते हैं, बुक राइटिंग, बुक चैप्टर कैसे लिखे जाती है, ये 15 हफ्ते के कोर्स में लेके आए हैं, इस वादे के साथ कि आपके अंदर वो एकेडमिक राइटर को हम जो है ट्रिगर करके रहेंगे। ठीक है, तो मोर देन, पुराना स्लाइड है, मोर देन 28,000 एनरोलमेंट्स हमारे को लास्ट 3 साइकिल में मिले हैं। तो इट हैज बीन ए ह्यूज सक्सेस। माय बेटर हाफ एंड माय कलीग डॉक्टर मोनस एमएलटी is the team member, and Professor Rajat Agarwal from IIT Roorkee. We conduct time to time many free webinars, and we have been appreciated by the Ministry of Education, and for being listed in the top 30 online courses in 2019, and also we were ranked in the top 200 courses across the world in 2020. Okay. So with this note, that the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do, and I hope you will do. आप करेंगे चेंज, थोड़ा क्रेजी होना जरूरी है। एक बात मैं आपको पूछे, अगर आपके घर में एलेक्सा हो ना, अभी मेरे पे कुछ समय पहले मैंने खरीदा, मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत पहले, कुछ ही समय उसके बाद तो मेरे बच्चों ने पूछा एलेक्सा को, एलेक्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो वॉइस आती है, कि एलेक्सा क्या तुम पागल हो? तो वो जवाब देती है कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ पागलपन जरूरी है, ऐसा किसी ने कहा है, ऐसा करके, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो मुझे बड़ा अच्छा आंसर लगा उसका। तो आप पूछ के देखिएगा, अलेक्सा आर यू मैड, तो अलेक्सा क्या तुम पागल हो, तो उसका जवाब सुनिएगा कि कुछ पागलपन, थोड़ा पागलपन हर एक में जरूरी है। तो वो पागलपन जो आपको आगे तक ले जाए, उस डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपना जो है आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हिमालय की वादियों में, देवभूमि में स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, यूजीसी, सीईसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ऑब्वियसली एचआरडीसी नागपुर का धन्यवाद आमंत्रण के लिए। एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्लेजरिज्म को हमने कवर किया। आई होप कि आपको कुछ नई चीज मिली होगी, कुछ नया मिला होगा। आप बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन आपको हमेशा ये चीज याद रखिए, करेक्टर। अंतिम बात, अपनी बात कहूंगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, नाइदर मनी पेज, नॉर नेम, नॉर फेम, नॉर लर्निंग, इट इज करेक्टर that can cleave through adamantine walls of difficulties। आपका जो करेक्टर है ना, वही चीज हर चीज से लड़ने के लिए फायदा मिलता है। कोई भी चीज, चाहे पैसा हो, चाहे नाम हो, चाहे प्रसिद्धि हो, कुछ भी चीज हो, वो काम नहीं आती, करेक्टर काम आता है। यही चीज, पहला करेक्टर है एक गुरु का, जो चाहिए हमको, और ईमानदारी के साथ चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगा। इससे पहले कि मैं बिल्कुल इनफैक्ट को प्रेजेंटेशन को जो है समाप्त करता हूं, या जो है फिनिश करता हूं, कि मैं आप लोगों के साथ अपना जो कोर्स का डिटेल है वो शेयर करना चाहूंगा। जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जस्ट ए मिनट, हाँ मैंने कॉपी किया, राइट, या दिस इज अवर कोर्स। जब आप, मैं शेयर करने जा रहा हूं, एक सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैट बॉक्स में, जो चैट बॉक्स है उसमें मैं लिंक डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सब लोग जुड़ें, और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पहली साइकिल में कम से कम महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हमको मिला था। आई हैव ऑलवेज बीन थैंकफुल टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जस्ट ए मिनट, या चैट बॉक्स में डालूंगा। दिस इज आवर लिंक ऑफ आवर कोर्स। आपको केवल करना क्या है, मैं शेयर करने जा रहा हूं सीधे वो लिंक, गूगल क्रोम। देखिए, मैं फिलहाल आपको अभी चलता हूं, मैंने जस्ट इसे ओपन किया है। आपने क्या करना है, सॉरी, swam.gov.in में जाना है। ठीक है, आप swam.gov.in पे गए, फिर बैक ले जा रहा हूँ, मैं उस पे काम कर रहा था, तो मैं इन चीजों को हटा रहा हूँ एक्चुअली। या swam.gov.in पे गए, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, नॉट माइंड, कोई भी जो कोर्स आपको पसंद हो वो करिए, पर ये है कि ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक करते हैं,
ऑल कोर्सेज करने के बाद जो आपको कोर्स हो एनिमेशन, इसके अलावा एनिमेशन या जो भी वटेवर कोर्सेज हैं आपके पास, अर्पित कोर्सेज अवेलेबल हैं, रिफ्रेशर के लिए करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, उनमें देख लीजिए, उनमें मार्क रहता है, वो एफडीपी हैं। या फिर आप फिल्टर भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कैटेगरी ऑफ द कोर्सेज में आप कैटेगरी में चले जाइए। कैटेगरी में अर्पित कोर्सेज पे आप जाएंगे तो एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, तो अर्पित कोर्स आपको सेलेक्टेड मिल जाएंगे, तो यू कैन इनमें से आप चूज कर लीजिए। इनमें से रादर जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का पैडागोजी पे जो कोर्स है उसमें मैंने भी जो है कंट्रीब्यूट कर रखा है। देखिए ऊपर ही दिख रहा है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन पैडागोजिकल, ये इसको ज्वाइन कीजिए, आपको आनंद आएगा। लगभग 1,500 से ऊपर ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। एनुअल रिसर्च प्रोग्राम पैथोलॉजिकल इनोवेशन रिसर्च, ये मल्टीडिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी है और इजी भी है करने में। मैं जानता हूँ सब लोग जो है कोर सब्जेक्ट में जब जाते हैं तो बड़ा हैवी हो जाता है, तो इंटरडिसिप्लिनरी काम कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, नई चीज सीखने को मिलेगी और हल्का हल्का है, लाइट लाइट वे में यू विल गेट योर सीएस। ओके, तो आपको सीएस के लिए मिल जाएगा। इसमें लास्ट के 4 मॉड्यूल मैंने कंट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो वैसे आपकी इच्छा, आप जिस पे भी करना चाहें। अब आपको जो है एकेडमिक राइटिंग, अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो मुझे एकेडमिक राइटिंग भी दिख जाएगा, ये देखिए मैंने स्क्रॉल किया है। या फिर आप दूसरा ऑप्शन है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो एकेडमिक राइटिंग को टाइप कर दीजिए, ठीक है। या और सर्च बार में इसको सर्च कीजिए, यू विल फाइंड योर कोर्स, माय कोर्स एकेडमिक राइटिंग, यू आर वेलकम। यहाँ क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करते ही आपको एक विंडो दिखेगा, ठीक है। तो आपको ज्वाइन पे जाना है, ठीक है। ज्वाइन पे जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर गूगल से, गूगल चाहते हैं या फेसबुक से चाहते हैं, वैसे जनरली गूगल से ही कीजिए। और गूगल पे जाके अपनी जो है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, मेरी एक आईडी है, मान लिया ओपन नॉलेज जो भी है मेरा जो चैनल है, उस चैनल से मैं उसको लिंक करता हूं। मैंने अपनी आईडी डाली, वट जो भी मेरे हैं, ठीक है। और ये एंड रिव्यू एंड एड ज्वाइन, ये आप कर लिया। इसमें एक चीज और है, मैंने तो क्रेडेंशियल डाले हुए हैं, अगर आप लोकल चैप्टर का हिस्सा है किसी का तो वो आपको मांगेगा, क्योंकि ये मेरा क्रेडेंशियल पहले से बना हुआ है इसलिए ये नहीं मांग रहा है। तो पर आपको जो है लोकल चैप्टर का पार्ट अगर आप हैं एनपीटीएल के, स्वयं एनपीटीएल के, तो आपको वो यूनिवर्सिटी आपकी स्क्रॉल करने के लिए बोलेगा, वो आप डालिए और रिव्यू एंड ज्वाइन द कोर्स। नाउ यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन अवर कोर्स। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप कोर्स के डैशबोर्ड में पहुंचेंगे। या इस समय आपको कोर्स आउटलाइन में कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने शेयर कुछ नहीं किया। ये शेयर 15 जनवरी से 11 जनवरी से 11 जनवरी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स को। आप यहाँ पर जो है पहले भी देख सकते हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, ये देखिए कि क्या ऑब्जेक्टिव हमारे कोर्स के हैं, हमारी टीम क्या है, माई सीवी, ओके। सो दिस यू कैन चेक एंड ऑल दैट। तो सीवी वगैरह भी शायद मैंने अभी अपडेट भी नहीं किया है, एनीवे आई विल अपडेट द थिंग्स। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट है, किसी भी कोर्स में जाए तो अनाउंसमेंट आपको दिखते चले जाते हैं। ईमेल, वैसे हर अनाउंसमेंट ईमेल में आती है। अबाउट द कोर्स आपको मिलेगा, आज के क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, जो भी वीडियो होगा वो आपको डायरेक्ट डिस्कशन फोरम में ले जाएगा। प्रोग्रेस में आपकी प्रोग्रेस बार दिखती है, ठीक है। मेंटोर मतलब आपका कोई उस लोकल चैप्टर में कोई मेंटोर अगर डिसाइडेड है, टीचर को डिसाइडेड है ऑलरेडी, तो वो मेंटोर, वो लोकल चैप्टर का काम होता है, उसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर जो भी चीज वीकली जो रिलीज होगा कंटेंट वो आपको देखना है। और ये ऑनलाइन नहीं, ये लाइव नहीं होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं जो कि वीकली रिलीज किए जाते हैं और आपको क्विजेस देनी होती है। दिस इज ऑल अबाउट स्वयं। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है बीइंग एम्बेसडर ऑफ स्वयं कि आप कोर्सेज करें, स्वयं के कोर्स करें, स्वयं और यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो डिजिटल लर्निंग के इनिशिएटिव है उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। रेखा मैम जो है, डॉक्टर रेखा is also a course coordinator of one of the Swayam MOOCs. So you are welcome to join our MOOC in academic writing in January cycle. तो 2021 में आपको नए कोर्स के साथ आपको वापस मिलेंगे। तो इसी आशा के साथ अब मैं क्वेश्चन आंसर चाहूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी हो, तो लास्ट 20-30 minutes we can spare for the this particular discussion. Welcome. Thank you. थैंक यू सर। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है। I'm a librarian of college. लाइब्रेरी में बच्चों को बुक शेयर करना है तो बुक स्कैन करके दे सकते हैं क्या? इसमें भी कोई कॉपीराइट आता है क्या? अच्छा जी, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पस है। देखिए आप दे सकते हैं, लेकिन दे सकते हैं, नो इशू। आप देखिए इनफैक्ट कई लोग जो है अपनी उसकी कॉपी भी रख सकते हैं, पर आप लिमिटेड यूज में ही देख सकते हैं और उनको भी इंस्ट्रक्ट कीजिए कि देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर फेयर यूज की कैटेगरी में आता है कॉपीराइट में।
लेकिन फेयर यूज केवल फेयर यूज का मतलब लिमिटेड यूज भी होता है। फेयर यूज मतलब टीचिंग लर्निंग के लिए आप कुछ भी दे दीजिए, जीरोक्स भी दे सकते हैं, कॉपीराइट मटेरियल दे सकते हैं, कॉपी जीरोक्स करके, नो इश्यू। लेकिन अब मेरे तो 28,000 स्टूडेंट है, अब मेरे को जीरोक्स मैं कर नहीं सकता, तो मैंने सीधे नेट पे डाल दूंगा क्या मैं उनके लिए? मैं नहीं डाल सकता। भले मैं टीचिंग लर्निंग की तरफ पर, क्योंकि मास के लिए नहीं डाल सकता। आप मास के लिए नहीं दे सकते। आप ये नहीं कर सकते कि भाई आपने पूरा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। हाँ, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को, एक ग्रुप ऑफ इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि वो आगे जो है पता चला वो उन्होंने फोटोस्टेट की दुकान में दे दिया कि हाँ भाई तुम कर लो, तो कल के दिन जो सोर्स होगा वो फंस जाएगा कि वो कॉपी, अगर कोई करना चाहे बुक वाला या बुक पब्लिशर, तो वो आपको जो है दोषी ठहरा सकता है। तो पर यह है कि हाँ, आप दे सकते हैं। मेरा आंसर आपके क्वेश्चन के लिए हाँ है, आप दे सकते हैं। कॉपीराइट के केस में आपको फेयर यूज कैटेगरी में ये आता है टीचिंग लर्निंग के लिए। पर बेटर ये है कि आप बजाय स्टूडेंट को देने के, आप डिपार्टमेंट उसको पहुंचाएं और वो टीचर्स के थ्रू जाए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप कह दें कि आपका क्लास टीचर कौन है, आपका हेड डिपार्टमेंट हेड कौन है, मैं वहां दे रहा हूँ, ठीक है, और रिटर्न में उसको डिपार्टमेंट हेड को दे दीजिए। ये मैं आपको टेक्निकल चीज बता रहा हूँ ताकि आप पे आक्षेप नहीं आएगा किसी भी केस में, ठीक है। फॉर टीचिंग लर्निंग पर्पज ओनली, फॉर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन यूज एज पर दी कॉपीराइट, जो भी लॉज हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन के साथ आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दे दें, ये बेहतर है मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी वो आपको देखना है। थैंक यू। Any more question? Yes, sir. सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। बोलिए। हेलो हाँ बोले बोले। सर, हम जब प्लेगरिज्म के टूल्स यूज करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं प्लेगरिज्म के लिए, तो हर टूल में उसका जो प्लेगरिज्म परसेंटेज है वो अलग अलग आता है। तो हम जी आता है। बेस्ट कौन सा, हाँ, जो परसेंटेज आता है प्लेगरिज्म का। हेलो, बोले। हाँ, वो अलग अलग आता है सर। और एक मैं सॉफ्टवेयर जो यूज करती हूँ प्लेगरिज्म डिटेक्टर, उसका अलग दिखाता है। तो ऐसा क्यों सर? मैडम मैंने आपका आंसर दिया था इसमें कि डेटाबेस जो होती है ना, हर एक प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर का डेटाबेस अलग अलग हो सकता है। जो फ्री होते हैं वो प्लेजरिज्म के जो उनके जो डिटेक्शन टूल्स हैं, सॉरी, प्लेजरिज्म के लिए जो डेटाबेस जो यूज कर रहा है, उरकुंड का डेटाबेस कम है, टर्निटिन के पास डेटाबेस ज्यादा है, वो ज्यादा चीजों से कंपेयर करता है, वो रिच डेटाबेस है उसके पास। तो जो जितने ज्यादा रिच होगा, जितने ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, उतना ज्यादा अच्छे ढंग से वो चेकिंग करेगा, उतना ज्यादा वो सिमिलैरिटी बताएगा। अब आपको कौन सा चूज करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपका इंस्टीट्यूट क्या प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। अगर थीसिस की बात करें, अगर वो उरकुंड से चेक करता है तो आप उरकुंड देखिए। पर वैसे मैं कहूंगा कोशिश कीजिए कि बेस्ट आप मिनिमम उसको रखिए हर केस में, और ये हमेशा ही आएगा, इसमें चिंता की बात नहीं है। हर सॉफ्टवेयर में सेम कंटेंट को अगर आप डालेंगे, आप चेक करके देख सकते हैं, एक ही कंटेंट को अगर चार उसमें डालेंगे, चारों में अलग अलग परसेंटेज आएगी, ठीक है। तो आप ये हमेशा मान के चलिए, मैक्सिमम परसेंटेज जहां आ रहा है उसको मानिए। अगर मानना है, इसका तरीका ये है, जहां मैक्सिमम सिमिलैरिटी आ रही है इसका मतलब वो सही है, ठीक है। उसको कम करने की कोशिश कीजिए, मिनिमम वाले को मान के मत चलिए, ठीक है। आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर, है ना? यस सर, यस सर। Okay. Is the need to write name of every author in acknowledgement after citing the research paper of the acknowledgement में आपको author के नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो acknowledgement तो author को नहीं किया जाता। acknowledgement साइट रेफरेंसिंग अलग चीज है, acknowledgement अलग चीज है। acknowledgement तो जिन्होंने आपको रिसर्च में सपोर्ट किया है उनको करना है आपने, ठीक है, और बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तो acknowledgement में उनको डालने की जरूरत नहीं है, रेफरेंसिंग में आप डालिए, उनको प्रॉपर डालिए, साइट कीजिए उनको, ठीक है। डॉक्टर सतीश, Good डॉक्टर afternoon, संतोष sir. पूछ रहे थे ना? Good afternoon, sir. हाँ जी। UGC every published a list of authentic journals, and we find some of the journal in the list, and when we publish it, after 6 or 7 months, it come to the journal has been removed from the list. So why does it happen, and how to deal with such problems? Thank you, sir. मैडम पहली बात, बैठा तो मैं भी सरकारी नौकर हूं, पर मैं कहना चाहूंगा कि डोंट रिलाई ऑन द यूजीसी केयर लिस्ट। देखिए वो डायनेमिक लिस्ट है, और खुद यूजीसी कहता है कि वो जो है टाइम टू टाइम उसमें एंट्री भी देता है और उसमें एग्जिट भी कराता है। वो क्यों करता है? क्योंकि क्रॉस चेकिंग चलती थी, किसी ने क्लेम किया कि ये गलत जर्नल है, ये पैसे के लिए करता है या फिर ये गलत पॉलिसी करता है, तो वो आउट हो जाता है।
बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, ये हमेशा होगा, इसीलिए मैंने कहा हमेशा अच्छे रिलायबल प्रेस्टिजियस पब्लिशर्स के जर्नल में छापिए। बेस्ट टैक्टिक है, बेस्ट पॉलिसी है स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और पबमेड या साइंस साइटेशन इंडेक्स के ही जर्नल्स में आप पब्लिश करें। आप देखेंगे कि लिखा रहता है, मैंने आपको बताया ना, क्या बताया था मैंने आपको कल, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में लिखा है कि ओनली आर्टिकल, क्या लिखा था अगर आपको याद होगा डीएसटी के प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्म में, ओनली आर्टिकल फ्रॉम एससीआई इंडेक्स जर्नल। मैंने वो किसी और जर्नल को पूछते ही नहीं है, छपाते रहिए आप टॉम डिक एंड हैरी जर्नल्स में, वो काउंट ही नहीं करते उस चीज को। और लेकिन यूजीसी केयर लिस्ट हमेशा उनको टॉप प्रायोरिटी में रखता है। उनकी जो कैटेगरी 1 है वो यही है कि वट एवर द जर्नल, कोई भी जर्नल जो है जो स्कोपस में इंडेक्स्ड है, ये इंडेक्सिंग एजेंसीज के नाम बता रहा हूं मैं, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, एससीआई साइंस साइटेशन इंडेक्स और ईएससीआई एक्सपेंडेड साइंस साइटेशन इंडेक्स। और स्कोपस और वेब ऑफ साइंस तो I'm from social science. I teach economics and I found SSRI, very limited journals for economics. That's why I go for SSRI पे economics. करेंगे। हाँ, तो जो इंडेक्स सोशल साइंस के केस में आप सोशल साइंस रिसर्च इंडेक्स होती है, उसमें एसएसआरआई में वो इंडेक्स है कि नहीं है, उस पे जाइए, वो बेटर ये है क्योंकि वो टॉप इंडेक्सिंग एजेंसी है। और वो इंश्योर भी कीजिए, हमेशा भरोसा जनरल का मत कीजिए, जर्नल तो कुछ भी लिख देता है, जर्नल तो लिख देगा कि मैं तो ट्रम्प साहब चलाते हैं जर्नल को, या ये फलाना आदमी चलाता है, उस पर विश्वास मत कीजिए, इंडेक्सिंग एजेंसी की साइट में जाके उसे क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। तो देन यू विल कम टू नो वेदर इट इज पावर। और बेटर ये है कि प्रेस्टिजियस जो पब्लिशर्स हैं लाइक एल्सेवियर, स्प्रिंगर, बेंथम साइंस, टेलर एंड फ्रांसिस, इनफॉर्मा, इनके जर्नल, इनके पब्लिशर की साइट में जाकर, इनके सब्जेक्ट लिस्ट के जर्नल्स में जाकर अपने सब्जेक्ट में जाके वहां कंट्रीब्यूट कीजिए। तो भले ही इंपैक्ट फैक्टर ना हो उनका, तो कम से कम वो इंडेक्स अच्छे होंगे तो आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो आप ये समस्या से नहीं पीड़ित होंगे। तो जब आप अच्छे जर्नल में छापेंगे तो आप यूजीसी केयर लिस्ट को, आई नेवर बॉदर अबाउट यूजीसी केयर लिस्ट बिकॉज आई ऑलवेज पब्लिश इन स्कोपस इंडेक्स जर्नल और एससीआई इंडेक्स जर्नल, जो कि हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी तो आएंगे जाएंगे लगा रहेगा इस तरह, ठीक है। बेटर ये है कि अच्छी चीज छाटिए, तो उसमें आपको समस्या नहीं रहेगी बाद में। जो आप कह रहे हैं ना, ये हो रहा है बहुत लोगों के साथ, तो इसीलिए जरूरी है कि टॉप क्वालिटी के जर्नल में आप छापिए, तो आप ये चिंता मुक्त रहेंगे, ठीक। सर ये जो है निस्केयर के जितने भी जर्नल्स हैं वो तो स्टैंडर्ड जर्नल्स हैं। हेलो, किसके जर्नल? निस्केयर निस्केयर हाँ, निस्केयर के जर्नल, राइट। हाँ, बट उनका इंडेक्सिंग, कुछ टाइटल का इंडेक्सिंग स्कोपस में भी नहीं होता है एंड वेब ऑफ साइंस में भी नहीं होता है, बट फॉर द इंडियन। हाँ, एक बात बताऊं आपको अनिल जी, निस्केयर के जर्नल कभी भी यूजीसी केयर लिस्ट से बाहर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? नहीं। हम बता, क्योंकि खुद गवर्नमेंट केयर, गवर्नमेंट जानती है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो अपने जर्नल को बाहर कर देंगे, इसका मतलब वो अपने पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, समझे मेरी बात को? ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। ये जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, अगर आपने छापना है तो गवर्नमेंट एजेंसी जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, आईएएस, ठीक है, करंट साइंस छपता है ना, तो उनमें छापिए या निस्केयर में छापिए, दे आर बेस्ट, उनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन ये जर्नल जो फला गली से छप रहा है, फला मोहल्ले से छप रहा है, उन पे मत जाइए, ठीक है। बराबर है, बराबर। और गवर्नमेंट सेकंड अथॉरिटी जैसे एआईयू का जर्नल है, यूनिवर्सिटी न्यूज, पहले वो न्यूज लेटर था, नाउ इट इज जर्नल, तो उसमें छापिए, क्या दिक्कत है? आइए छापिए उसमें, ठीक है। और सेकंड थिंग इज सर, जैसे स्कोपस इंटरनेशनल है, वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग इंटरनेशनल इंडेक्सिंग है, वैसे इंडिया का इंडियन साइटेशन इंडेक्सिंग है सर। सर इंडियन है नहीं, बना दिया गया है जी। मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा उसमें। ये वही बयान है कि मेरे चाचा बैठे थे, तो मेरे चाचा ने कहा कि इसकी साइटेशन इंडेक्सिंग अच्छी है, इसको मान लेते हैं, तो ये चल रहा है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। पर मैं ये चाहता हूं कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वहां जाइए। कल के दिन आप बाहर जाते हैं, वो आईसीआई को मानेगा ही नहीं, तब क्या करेंगे? उसी किसी इंटरनेशनल इंडियन एजेंसी को मानेगा ही नहीं, तब क्या करेंगे आप? तो बेटर ये है कि गो फॉर इंटरनेशनल एजेंसी, ठीक है। यस सर, नहीं आपका बराबर है सर, बट दोज हु आर द कमिंग फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, दे डोंट हैव द स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस। तो इंडियन साइटेशन इंडेक्सिंग में इंडियन के अनिल जी नहीं नहीं नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता आपसे, सॉरी टू से। सोशल साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटी वाले बड़ी खूबसूरती से बच जाते हैं कि साहब हमारे हैं ही नहीं। आप डाल के देखिए, मैं चैलेंज करता हूं हमारे आपको, है यू विल नहीं, गेट हमारे एन है नंबर ऑफ जर्नल। नहीं, नहीं हमारे है नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ,
मैं भी स्कोपस पे डेली जाता हूँ. वेब ऑफ साइंस, वी हैव द एक्सेस वेब ऑफ साइंस, एंड एवरी डे आई हैव यूज दिस सर फॉर द साइटेशन एंड इंडेक्सिंग आल्सो सर. बट मैंने भी देखा है, मैं सर्विस देता हूँ फैकल्टीज को, तो वहाँ इंडिया जो सोशल साइंस के कुछ होते हैं ना, जैसे मान लो सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस, तो वो एकदम फॉरेन पब्लिकेशंस है, तो उनके स्टैंडर्ड बहुत ही है. तो अपने जो जी जी फैकल्टी जी, आपने ये बात सही बोली. देखिए सर, ऐसा नहीं कि जर्नल नहीं है, जर्नल की स्टैंडर्ड बहुत है, हमें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा भाई. हम ये चाहते हैं कि हमारी सुविधा के हिसाब से जर्नल हो जाए. इसीलिए तो ये हाँ, ये दुकान बात लगी हुई जर्नल्स की, जो ये कहता है भाई तुम्हारी सुविधा क्या है, इतना छापोगे, इतना लिखोगे, ठीक है, इतने पैसे दो, छापो. इसीलिए दुकानें चल रही हैं. अगर हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया ना, मेरा मेरा ये है कहना, मुद्दा ये है कि हम लोगों को अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए क्यों ना प्रेरित करें. यस क्यों ना हम अपनी स्टडी को, मैं अपने गली मोहल्ले की कंपैरिजन अगर कर भी रहा हूँ, वो दिक्कत क्या हो रही है, जो जो हम साइंसेज या फील्ड स्टडीज में काम कर रहे हैं ना, हम ही जाते, मैंने गली मोहल्ले का सर्वे किया या अपने स्टेट का सर्वे किया, एक फलान डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया, और चाहता हूँ कि मैं पेपर छप जाए. यस अगर आप ग्लोबली एक्सेप्टेंस चाहते हैं रिसर्च के फील्ड में, तो आपको आपको चलो यूएस से कंपेयर ना करें, अफ्रीका के किसी टाउन से कंपेयर कर लें, अफ्रीकन किसी स्टडी से कंपेयर करें, एंड मेक इट ग्लोबल. ग्लोबल आप उसको बना सकते हैं चीज को. मैं मानता हूं दिक्कत कहां पर आती है, जब रीडरशिप या उसका जो स्कोप होता है वो केवल एक पॉपुलेशन बेस्ड या एक एरिया बेस्ड हो जाता है ना, तो इंटरनेशनल जर्नल उसको एक्सेप्ट नहीं करता. वो कहता है कि ये जो है खाली इंडियन सिनारियो में है, हमारे को ये मानता नहीं, वो रिजेक्ट कर देता है. आप उस स्टडी को कंपेयर कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए सिमिलर इंटरनेशनल स्टडीज से, सिमिलर इंटरेस्ट. और ऐसा है नहीं कि इंडिया जैसी स्थिति किसी कंट्री में नहीं है. देयर आर सो मेनी कंट्रीज, सो मेनी जर्नल, सो मेनी पेपर. या तो जिसको सीखने की जरूरत है, जो ऊपर से नहीं आ रहा है, जो हमारे सीनियर से नहीं आ रहा है, उस समय उनको जरूरत थी नहीं, अब जरूरत है. तो स्टैंडर्ड बढ़ाने की भी जरूरत फील हुई नहीं, पर अब जरूरत है, चलेगा नहीं अब. आप अगर अनिल जी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट लगभग हर आईआईटी में है. आप आईआईटी के प्रोफेसर का सीवी देखिए ना, जो वहां पर है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में है, तो ना वो जिस जर्नल में छाप रहे हैं, आप वो देखिए. सिंपली, मैं तो सिंपल की बता रहा हूँ आपको. जर्नल ढूंढना है, अपने फील्ड के बेस्ट जो रिसर्चर्स हैं उनके सीवी को जाइए, देखिए वो किस जर्नल में छपा रहे हैं, एंड ट्राई टू गो फॉर दैट. यस सर, बराबर दिस है इज द सर, बेस्ट. बराबर, बिल्कुल बराबर है सर. एक थोड़ा एक मेरा प्लेगरिज्म के बारे में है एक क्वेश्चन. ये जो बाकी साइटेशंस अपन देते हैं तो इट्स ओके, बट व्हेन वी यूज द सेल्फ साइटेशन, तो दैट टाइम अगर मैंने मेरा ही पहला पब्लिश हुआ एखादा आर्टिकल का साइटेशन दिया है और उसका पैराग्राफ लिया है और मैंने साइटेशन देना भूल गया है, सो इट इज द प्लेगरिज्म. हाँ सर, अगर आपने उस लाइन को लिखा अपने आर्टिकल को और वो किया, वो सेल्फ प्लेजरिज्म की डेफिनेशन में आता है. आपने उसको रिप्रोड्यूस किया ना कंटेंट को, तो जी सर. आपको बिना रेफरेंस दे, देखिए देखिए, रेफरेंस तो आपको हर एक चीज में देना है जी. बिना रेफरेंस के कोई चीज नहीं हो सकती. अगर कोई पिछली बार पहले कोट की जा चुकी है, आप उसे रीकोट कर रहे हैं या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यू मस्ट नीड टू यू नो रेफरेंस, टू गिव द रेफरेंस, टू गिव द साइटेशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. आपको साइटेशन जरूर देना, रेफरेंस जरूर, ठीक, सर. चाहे वो अपना ही क्यों ना. सो सेल्फ साइटेशन इज अ मस्ट. सर साइटेशन हर चीज में जरूरी है, सेल्फ हो चाहे किसी का भी हो, ठीक है ना. और सेल्फ में भी जरूरी है, पर रिप्रोड्यूस करने का मतलब, सेल्फ साइटेशन का मतलब ये नहीं कि ऐसा सच आप कर देंगे. अगर उसमें अगर ज्यादा कंटेंट आप ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं, तो आपको अपने केस में भी परमिशन लेनी पड़ेगी उससे, पब्लिशर से. आप ऐसे अपना ही फिगर किसी और जर्नल आर्टिकल में छपा है, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं किसी उसमें. यू आर नॉट अलाउड, बिकॉज आपने वो जो कॉपीराइट है साइन करके किसको दिया, पब्लिशर को दिया पिछले उसमें. तो राइट किसके पास है, आपके पास नहीं है, पब्लिशर के पास राइट है कि वो जो कंटेंट है कहीं और छप सकता है कि नहीं छप सकता है. तो वो परमिशन आपसे भी नहीं जाएगी, आपको खुद अपने आर्टिकल में रिप्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर फिगर को, टेक्स्ट तो चलो आपने पैराफ्रेजिंग कर दी या कुछ कर दिया, चेंज कर दिया, आप कर दो, रेफरेंस लगा के ले, लेकिन फिगर का क्या. अगर ऐसा फिगर लेना चाहते तो आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी उससे, पब्लिशर से, अपने ही आर्टिकल के लिए, ठीक है. और सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में कोई टेक्स्ट भी पूछ रहा था, कि शॉर्ट में बता दूं कि सेल्फ प्लेजरिज्म वही चीज है कि भाई मैं एक ही डिग्री, मतलब 2 डिग्री के लिए एक कंटेंट को बार बार यूज नहीं कर सकता, वो सेल्फ है. और सेल्फ प्लेजरिज्म में आप सिंपल डालिएगा, सेल्फ प्लेजरिज्म यूजीसी गाइडलाइंस, गूगल में डालिएगा, आपको एक पीडीएफ मिलेगा 2 या 3 पेज का, जिसमें यूजीसी ने गाइडलाइन में क्लैरिफाई किया है कि सेल्फ प्लेजरिज्म क्या होता है.
ठीक है, आप डालिए, खुद ढूंढिए। मैं अक्सर चीजें सारी लिंक्स खुद नहीं देता हूं ताकि आप खुद एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करते हुए आदमी लेफ्ट राइट देखता है तो कुछ चीज देखता हुआ जाता है। तो हमारे पिताजी जो है, हमारे दादाजी जो है बोला करते थे कि बेटा जो आदमी जो है कि इधर उधर देख के नहीं चलता ना, उसको लंबी दौड़ लगानी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इधर उधर भी देखें। तो इसीलिए एग्जैक्ट पता नहीं बताते हैं चीजों का, कि एग्जैक्ट लिंक देना दूसरे को पैरालाइज करना है। ठीक है। या Any more questions? So I think all Thank you. queries are solved. So sir, on behalf of HRDC Nagpur and from all the participants of FIP, I extend my hearty thanks to respected Dr. Ajay Simalti sir for spending your valuable time and sharing such a huge information and informative session, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Thanks to HRDC Nagpur and the entire team. Or dear participants, I am expecting you to join the academic writing with us in the journey of learning together. Okay, thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.